कि आपका उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006, यानी कि उत्तर प्रदेश रेवेन्यू कोड 2006 आपका इसका इतिहास अब तक बताया गया था। और इतिहास में हमने ये बताया था कि आपका यूपी आपका उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था नियम 1951, हाँ 1950 के पहले आपका 14, बंद कर दीजिए पंखा हो, 14 प्रकार की भिन्न भिन्न काश्तकारियाँ थी। और जब ये कानून बना तो 4 काश्तकार बनाए गए। वर्तमान में भी 4 ही काश्तकार है, यानी कि 4 प्रकार के आपका खेतीहर या किसान कहिए या खातेदार कहिए। चारों का पहले नाम याद रखिए। पहला है आपका संक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर, यानी कि आपका इसको शॉर्टकट में कहते हैं BTR, भूमिधर विथ ट्रांसफरेबल राइट, शॉर्टकट में कहा जाएगा। ये BTR कहा जाता है, भूमिधर विथ ट्रांसफरेबल राइट, शॉर्टकट में। दूसरा आपका जो खातेदार या कृषक है वह आपका है BNTR, भूमिधर विथ नॉन ट्रांसफरेबल राइट, यानी कि असंक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर। असंक्रमणीय का मतलब ये हुआ कि जिसे अपनी जमीन ट्रांसफर या अंतरित करने की शक्ति प्राप्त नहीं है। तीसरा आपका आसामी हो गया। और चौथा गवर्नमेंट आपका लीजर, यानी कि लेजी, यानी कि सरकारी पट्टेदार। अब क्वेश्चन आपका बना लिया जाए। आपका एक दो और बातें आपका भू राजस्व की हैं, देख लिया जाए। जो उत्तर प्रदेश भू राजस्व संहिता आपका 2006 में बनी है, 2006, इसमें एक विशेषता ये है कि कुल 39 जो पुराने कानून थे उनको, छोटे छोटे और बड़े बड़े कानून, उनको समाप्त किया गया। और उन सभी के बारे में प्रावधान इस कानून में रख दिया गया। यानी कि 39 जो छोटे छोटे कानून थे उनको समाप्त करते हुए और इस कानून में क्या किया गया, एक ही कानून में सबको समाहित किया गया। यह कानून आपका दो, कह सकते हैं कि भागों में लागू किया गया। अब कौन कौन सा कानून दो भागों में लागू किया गया, तो हमारा संविधान भी दो भाग में लागू किया गया। आपका जो भागीदारी अधिनियम है वह भी दो भाग में लागू किया गया। और उत्तर प्रदेश भू राजस्व संहिता 2006 भी दो भाग में लागू की गई। आपका कुल 19 सेक्शन आपका 18 दिसंबर 2015 से लागू कर दिए गए। और शेष जो सेक्शन थे 11 फरवरी 2016 से। HGS के लिए महत्वपूर्ण है, प्री के लिए, आपके लिए सामान्य नॉलेज जानना रहता है।
आपका यानी कि 18 दिसंबर 2015 को 19 आपका सेक्शन लागू हुए और पूरी तरह यह कानून 11 फरवरी 2016 को लागू किया गया। इसके बाद इसमें कुल अध्याय 16 है, कुल धाराएं आपका 234 है, 234 है, कुल 4 अनुसूचियां हैं। उसके बाद आपका कह सकते हैं कि नियमावली है। तो इस समय ये थोड़ा व्यापक कर दिया मेंस में कि एक्ट के साथ साथ नीचे एक लाइन में दे दिया गया कि एक्ट और उसके नियम। अब ये है कि जब भी सेक्शन पढ़िए एक थोड़ा समस्या आ गई, जैसे कि आपका सीपीसी में आप पढ़ते हैं धारा और उसके साथ जोड़कर क्या पढ़ते हैं, आदेश के नियम। तो उसी प्रकार आपको सेक्शन भी पढ़ना पड़ेगा और उन सेक्शनों से जो नियम अटैच होंगे वो नियमावली भी पढ़नी पड़ेगी। ये थोड़ा व्यापक जरूर कर दिया है, इसमें शक नहीं है। तो आइए देखा जाए आपका सबसे पहले हम उठाते हैं आपका माने खातेदार या कह सकते हैं कि आपका या कृषक, यानी कि जो क्वेश्चन आपका बनता है। देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन आपका पिछले सालों में पुराने कानूनों में बना है और जो क्वेश्चन पुराने कानूनों में आपका बना है उसी तर्ज पर हम नए कानून को बताएंगे। आपका क्वेश्चन ये बनता है, देखिए आपका मॉडल बना लिया जाए तब आपका कि संक्राम्य अधिकार वाला भूमिधर यानी कि BTR, भूमिधर विथ ट्रांसफरेबल राइट, शॉर्टकट में हम हमेशा BTR कहेंगे। भूमिधर विथ ट्रांसफरेबल राइट यानी कि संक्राम्य या अंतरणीय अधिकारों वाला भूमिधर की परिभाषा दीजिए तथा इसके अधिकारों का उल्लेख करिए। ये पहला क्वेश्चन बनता है। दूसरा मॉडल आपका बनता है कि इसके अधिकारों की विवेचना करते हुए और अधिकारों पर क्या क्या प्रतिबंध हैं वो बताइए। तो ये अगर प्रतिबंध लिखने लगेंगे तो थोड़ा क्वेश्चन आपका 3-4 पेज का हो जाएगा, माने व्यापक हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन आपका असंक्राम्य अधिकार वाले भूमिधर को परिभाषित करते हुए इसके अधिकारों का उल्लेख करिए। चौथा क्वेश्चन आसामी को परिभाषित करते हुए इसके अधिकारों का उल्लेख करिए। और चौथा आ सकता है सरकारी पट्टेदार की परिभाषा देते हुए इसके अधिकारों का उल्लेख करिए। वैसे अब तक के इतिहास में जो ज़्यादा 99% चांस है वह आपका संक्राम्य अधिकार वाला भूमिधर, इसी में आपका पुछल्ला भी पूछा जाता है। मैंने आपका पुछल्ला ये पूछा जाता है अलग अलग, समर्पण पूछा जाता है सरेंडर, फिर आपका परित्याग या एबैंडेड, आपका परित्याग या अभित्याग कहिए। इसके बाद आपका घोषणा पाने का अधिकार क्या होता है, घोषणात्मक वाद कब दायर किया जाएगा, उसकी प्रक्रिया का उल्लेख करिए। यानी कि अगर कोई किसान अपने ज़मीन पर खेती नहीं करना चाहता, वो चाहता है कि हमारी ज़मीन कृषि भूमि से क्या हो जाए, भिन्न, माने इसका नेचर क्या हो जाए, बदल जाए, तो उसके लिए यह आवश्यक है कि वह एक घोषणा करवा ले। और जैसे ही घोषणा होगी तो घोषणा का इफेक्ट भी पूछा जाता है, घोषणा का रद्दकरण भी पूछा जाता है। तो जैसे ही घोषणा होगी ये कानून फेल मार जाएगा, उस जमीन पर ये कानून अप्लाई नहीं होगा। तो जो पर्सनल लॉ है, अगर मुस्लिम है तो मुस्लिम पर्सनल लॉ, और हिंदू वह व्यक्ति है तो जो हिंदू लॉ में उत्तराधिकार इत्यादि है, अब उस जमीन का उत्तराधिकार वहाँ से गवर्न होगा, न कि उत्तर प्रदेश भू राजस्व संहिता से। यानी कि जैसे हम भाई मकान बनवाना चाहते हैं, हम ये उद्योग लगाना चाहते हैं, तो आप एक क्या करा लीजिए, डिक्लेरेशन।
अब आप जैसे बैंकों में गए, कृषि भूमि है और आप चाहते हैं कई बैंकों में, तो बैंक वाले ये कहते हैं कि क्या घोषणा पत्र लाए हैं। भाई घोषणा पत्र मतलब कि हम कृषि भूमि के अलावा अन्य मने अन्य के लिए इस जमीन का हम क्या करेंगे, उपयोग। इसके बाद आपका अगला जो देखना है वह आपका दो चीज़ें और पूछी जाती है। एक तो एससी यानी कि अनुसूचित जाति द्वारा संपत्ति का अंतरण और उस पर क्या प्रतिबंध है। यानी कि अगर कोई ऐसी कैटेगरी का व्यक्ति अपनी कृषि भूमि का ट्रांसफ़र करना चाहता है तो उसके लिए क्या प्रक्रिया है। एक ये अच्छा क्वेश्चन बनता है। फिर एसटी पर बनता है कि अगर एसटी आपका ट्रांसफ़र करना चाहता है कृषि भूमि को, तब क्या उपाय है। लेकिन एक नियम याद रखिए, अग एससी या एसटी की जो ज़मीनें हैं, अगर घोषणा वो लोग पा लिए हैं तो अब ये कानून उन पर उन ज़मीनों पर लागू नहीं होगा। और जो इस कानून के तहत हम आगे प्रतिबंध बताएंगे, वे उन प्रतिबंधों से अब वह जमीन क्या हो जाएगी, मुक्त हो जाएगी। आपका इसके बाद समर्पण, इसके बाद परित्याग, फिर ग्राम पंचायत इसी में आ जाएगा। फिर भू राजस्व आएगा, कैसे निर्धारित होगा, भू राजस्व के अधिकारी आ जाएंगे और भू राजस्व की वसूली की प्रक्रिया क्या होगी। तो वहीं वसूली की प्रक्रिया जैसे सीपीसी में आप लोग पढ़ते हैं कि कुर्की और विक्रय कैसे होगा, तो सेम तरीके से ज़्यादातर मामलों में अगर रेवन्यू बकाया है तो रेवन्यू की वसूली कैसे होगी, इसको हम बताएंगे तरीके। तो आइए एक एक करके पहले चला जाए। आपका पहला चला जाए जो है आपका बीटीआर यानी कि भूमिधर विथ ट्रांसफरेबल राइट। तो आपका क्वेश्चन पहला हम उठाते हैं यहीं से। पहला क्वेश्चन आपका ये बनता है कि खात मने संक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर की को परिभाषित करिए तथा इसके अधिकारों का उल्लेख करते हुए मने इसके अधिकारों का प्रतिबंधों सहित उल्लेख करिए। तो आइए आपका यही थोड़ा बड़ा पॉइंट है, यानी कि आपका 2 लेक्चर लग जाएगा क्योंकि काफ़ी बड़ा अधिकार भी इसे प्राप्त है। हाँ देखिए आपका उत्तर प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 74 में यानी कि धारा 74 में आपका खातेदारों के वर्गों का उल्लेख किया गया है। तो तुरंत आपका यूपी रेवेन्यू कोड की कौन सी धारा से हम शुरू कर रहे हैं, 74। अब पुराना कानून छोड़ दीजिएगा, ये नया कानून है। तो 74 में किया गया है जिसमें 4 खातेदारों का नाम है और पहला खातादार आपका क्या है, संक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर। यानी कि इसका मतलब कि संक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर के मने ये एक खातेदार का प्रकार होगा, पहला प्रकार है और ये 74 में है। अब यह है कि संक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर किसे कहा जाएगा। तो इसका प्रावधान धारा 75 में किया गया है। तो पहले भूमिका इसकी मान लेनी चाहिए। भूमिका आपकी ये मानना है कि जहाँ तक खातेदारों का प्रश्न है, संक्रमणीय अधिकार वाला खातेदार सर्वोच्च कोटि का खातेदार माना जाता है, सर्वोच्च कोटि का कृषक माना जाता है। इसके अधिकार अस्थायी होते हैं, उत्तराधिकार योग्य होते हैं, अंतरणीय होते हैं। आपका यानी कि सर्वोच्च अधिकार किसको प्राप्त है, तो आपका जवाब रहेगा बीटीआर को, संक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर को। ये अपनी जमीन का अंतरण करे, जिस प्रकार चाहे उपयोग करे। यानी कि सर्वश्रेष्ठ अधिकार
किस कृषक को प्राप्त है, तो जो कृषक किस कैटेगरी में आ जाएगा, संक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर। अब दूसरा आइए कि ये तो भूमिका 2 लाइन में हम लिखवा देंगे, आपका 2 लाइन बाद ही जाती है। संक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर किसे कहा जाएगा, इसकी परिभाषा आपका 75 में दी गई है, यानी कि लेकिन 76 में भी कुछ बातें ऐसी बताई गई है जिसे कि संक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर माना जाएगा। तो आप दोनों को मिलाकर लिखना पड़ेगा, धारा 75 भी और धारा 76 भी। लेकिन जब धारा 76 लिखिए तो पूरा क्लास नहीं लिखना है, क्योंकि वहाँ असंक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर की परिभाषा दी गई है और असंक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर ही कुछ कंडीशन में किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, आपका संक्रमणीय में। तो इसी को आपको 76 से हल्का सा ही कवर करना है। अब आइए 75 सेक्शन देखिए भाई आपका, निम्नलिखित वर्गों, हाँ देखिए, संक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर की परिभाषा दी गई है कि कौन व्यक्ति आपका बीटीआर कहलाएगा, यानी कि आपका भूमिधर भूमिधर विथ ट्रांसफरेबल राइट वाला कहलाएगा। ये अच्छे से तैयार रखिएगा, लिखवा जाएगा सटीक भाषा में 1-2 दिन में, लेकिन पहले दिमाग में बैठाइए, क्योंकि आप शॉर्टकट में पहले बैठाएंगे दिमाग में, वही काम करेगा। देखिए, निम्नलिखित वर्गों में से किसी वर्ग का प्रत्येक व्यक्ति संक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर कहा जाएगा और उसको वे सब अधिकार होंगे और वह उन सब दायित्वों के अधीन होगा जो इस संहिता के द्वारा या अधीन ऐसे भूमिधरों को प्रदत्त किए गए हों या उन पर आरोपित किए गए हों। इसका मतलब ये हुआ कि जो व्यक्ति निम्नलिखित वर्णनों में आ जाएगा, नीचे कुछ वर्णन है, उसी को हम क्या कहेंगे, बीटीआर कहेंगे। और इस कानून के तहत जो उसके अधिकार दायित्व दिए गए हैं, वह व्यक्ति वह अधिकार और दायित्व क्या करेगा, धारा। तो भिन्न भिन्न धाराओं में अधिकार और दायित्व का वर्णन किया गया है, उसको आगे बताया जाएगा। देखिए आपका प्रत्येक व्यक्ति जो इस अधिनियम के प्रारंभ के दिनांक के ठीक पूर्व संक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर था, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि 11 फरवरी आपका 2016, क्योंकि पूरी तरह ये कानून लागू हुआ 11 फरवरी 2016, यानी कि 11 फरवरी 2016 के पहले आपका जो कानून था वह उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम था। और उस अधिनियम के तहत आपका जो व्यक्ति संक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर थे, वे इस कानून के तहत भी संक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर क्या होंगे, माने जाएंगे। यानी कि इसका मतलब कि जो पुराने कानून में थे कैसे अधिकार वाला बीटीआर, यहाँ भी पहला नियम आ गया कि वह बीटीआर बना रहेगा कि समाप्त हो जाएगा, बना रहेगा, पहला नियम। दूसरा देखिए, प्रत्येक व्यक्ति जो इस संहिता के उपबंधों के अधीन या अनुसार या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन किसी अन्य रीत से देखिए फिर एक बार, प्रत्येक व्यक्ति जो इस संहिता के उपबंधों के अधीन या अनुसार या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन किसी अन्य रीति से उक्त दिनांक को कर दिया मौसम, उक्त दिनांक को या उसके पश्चात ऐसे भूमिधर का अधिकार प्राप्त कर लिया हो। इसका मतलब ये हुआ कि इस संहिता के आपका अधीन या किसी अन्य कानून के अधीन
अगर कोई व्यक्ति आपका संक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर का अधिकार प्राप्त कर लेता है तो उस व्यक्ति को भी संक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर माना जाएगा कि नहीं? माना जाएगा। इस अधिनियम के पूर्व माने इस अधिनियम के पश्चात इसका मतलब ये हुआ कि 11 फरवरी आपका 2016 या उसके बाद। तो एक पॉइंट दे दिया आपका पहले वाला कि जो पहले ऐसा था वो आज भी बना रहेगा। दूसरा पॉइंट ये दिया कि जो 11 फरवरी या बाद में जो ये अधिकार प्राप्त कर लेगा उसे भी क्या माना जाएगा? बीटीआर। तत्पश्चात आप आ जाइए धारा 76, पूरा नहीं लिखना है। धारा 76 का आपका धारा 76 के क्लाज 2 और 3 को कवर करिए। आपका पूरा नहीं पढ़ना है 76। आप लिखेंगे तो आपका कह सकते हैं कि 75 लिखेंगे दो खंडों में बांट के, एक आपका पहले का और एक बाद का। यही आपका यही याद रखना है। इसके बाद 76 में आप पूरा न लिखिएगा बीटीआर के बारे में, केवल दो खंडों को शॉर्टकट में लिखना है। देखिए कौन कौन से खंड आपका है, खंड 2 और खंड 3। देखिए आपका यानी कि कुछ दशाओं में जो BNTR है यानी कि भूमिधर विथ नॉन ट्रांसफरेबल राइट, असंक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर यानी कि ऐसा जमीन का मालिक जिसे अपनी जमीन अंतरित करने का पावर नहीं है, ये कुछ दशाओं में क्या बन जाएगा? संक्रमणीय वाला यानी कि अंतरित करने वाला। लेकिन कब? वही दो कंडीशन हम बता रहे हैं। किस क्लास में है? 76 के आपका 2 और 3। देखिए आपका 2, प्रत्येक व्यक्ति जो इस संहिता के प्रारंभ के ठीक पूर्व असंक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर हो और 5 वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिए ऐसा भूमिधर रहा हो, ऐसे प्रारंभ पर संक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर हो जाएगा। तो बस एक लाइन पर पकड़ना है आपको कि ऐसा व्यक्ति जो 11 फरवरी 2000 आपका 16 के पहले आपका असंक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर था और आपका कह सकते हैं कि कितने साल तक कम से कम ऐसा रहा है इस कानून के लागू होने के पहले? 5 साल। तो ये कानून उसे किस में कन्वर्ट कर देगा? संक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर। यानी कि अगर 11 फरवरी 2016 के पहले आप 5 साल तक कम से कम क्या रहे हैं? आपका BNTR यानी कि असंक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर, तो ये धारा 76 का क्लास 2 ऐसे भूमिधर को किस में कन्वर्ट कर देता है? संक्रमणीय में यानी कि BTR। याद रखिएगा कितने साल तक? 5 साल। यही पॉइंट पकड़ना है भाई आपका, क्योंकि पहली बार ज़्यादा लोग पढ़ रहे हैं। LLB में भी अब शुरू हुआ है, पहले आपका मैंने कंपटीशन में भी पहली बार पढ़ रहे हैं। तो भाई दिक्कत होगी तो बाद में फिर एक बार रिवीजन किया जाएगा लास्ट में 10 दिन। लेकिन एक बार आप अच्छे से पढ़िए, बड़ा कानून है, 70 नंबर का आएगा मेंस में, ये नहीं कि आपका 2-4 नंबर का नहीं। तो देखिए आपका फिर आगे बढ़ा जाए इसमें आपका तीसरा खंड देखिए क्या कहता है। प्रत्येक व्यक्ति जो उपधारा 1 और 2 में निर्दिष्ट प्रारंभ पर असंक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर हो या ऐसे प्रारंभ के पश्चात असंक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर हो जाता है तो ऐसी दशा में कितना साल असंक्रमणीय वाला रहेगा? तो वह कन्वर्ट हो जाएगा संक्रमणीय में 5 साल। तो फिर एक बार नियम बनाइए, बहुत आसान है, कोई कठिन थोड़े हैं। फिर दोनों को नियम बनाइए, दोनों का आपका एक साथ नियम बना लीजिए। अगर 11 फरवरी 2016 के पहले कोई व्यक्ति कम से कम
5 वर्ष तक, याद रखिए कम से कम कितना, 5 वर्ष तक असंक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर था तो ये कानून उसे संक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर मानता है। लेकिन 5 वर्ष से कम था, यानी कि 2 ही साल रहा असंक्रमणीय, तब क्या होगा, या असंक्रमणीय वाला तो बना, लेकिन इस कानून के लागू होने के बाद बना, तो जिस तारीख को वह असंक्रमणीय यानी कि BNTR का अधिकार पाया है, उस तारीख से अगले कितने साल के बाद वह कन्वर्ट हो जाएगा BTR में, यानी कि आपका कह सकते हैं संक्रमणीय वाले में 5 साल। यानी कि अगर 5 साल असंक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर रहा है तो वह किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका BTR संक्रमणीय वाले में। आपका चाहे 2 साल पहले रहा हो इस कानून के लागू होने के और 3 साल बाद, या इस कानून के लागू होने पर उसे मिला हो अधिकार और कितने साल तक रहा हो, 5। तो दोनों कंडीशन में 5 ही आपका तो बताया जा रहा है भाई, 5 से अधिक नहीं बताया जा रहा है। तो फिर एक बार अगर आपसे पूछे कि संक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर कौन होगा, तो परिभाषा लिखते समय आपका एक तो भूमिका बांधेंगे और भूमिका में कम से कम 3 लाइन हम लिखवाएंगे, जिसमें आपको ये दर्शाना ही पड़ेगा कि यह जो भूमिधर है ये सर्वश्रेष्ठ अधिकारों वाला भूमिधर है। इसका जो अधिकार है वह अस्थाई है, वंशानुगत है, अंतरणी है और उत्तराधिकार योग्य है। इसकी आपका परिभाषा 75 में दी गई है। तो 75 में आपका 2 क्लास था, एक पहले वाला एक किसी तरह बन गया हो, लेकिन 76 के क्लास 2 और 3 में कुछ ऐसी कंडीशन दी गई है जहां की आपका असंक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर किसमें कन्वर्ट हो जाता है, संक्रमणीय। तो 5 साल का नियम दोनों में क्या रखना है, याद। यही परिभाषा समाप्त हो गई। अब वो लाइन बाय लाइन बेयर का नहीं रट सकते, बस ये जो हमने बता दिया यही आपके दिमाग में बैठा रहे और इसी को अपनी भाषा में क्या करेंगे, लिखेंगे। अब चूंकि सबसे बड़ा अधिकार आपका संक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर को प्राप्त है भूमिधरी में, तो अब क्या क्या अधिकार है, उस पर क्या क्या प्रतिबंध हैं, उसको एक एक करके देखा जाए। तो पहला तो ये अधिकार है आपका, कह सकते हैं कि जोत पर अनन्य कब्जे का अधिकार, यानी कि जो भूमि है उस पर अनन्य, यानी कि अनन्य मतलब ये होता है कि दूसरे को अपवर्जित करते हुए। फिर एक बार देखिए, अनन्य का मतलब क्या हुआ, दूसरे को बाहर फेंकते हुए। अनन्य कई जगह शब्द आएगा भाई, जैसे कि आपका हमको रिलेट कर दें आर्टिकल 131 संविधान का, कि अगर मने कह सकते हैं कि संघ और राज्यों के बीच विवाद हो, या दो राज्यों के बीच विवाद हो, या एक तरफ संघ और कुछ राज्य और एक तरफ कुछ राज्य हो, ये विवाद हो, और विवाद आपका राजनैतिक न हो बल्कि विधिक हो, तो इस पर जो अनन्य अधिकारता होगी, केवल और केवल ये विवाद कहाँ उठाए जा सकते हैं, उच्चतम न्यायालय। इसी को ओरिजिनल जुडिक्शन कहते हैं। तो पहला हम हेडिंग बता रहे हैं, जोत पर अनन्य कब्जे का अधिकार, यानी कि संक्राम्य अधिकार वाले भूमिधर को ये जोत पर अनन्य कब्जे का अधिकार प्राप्त है, लेकिन इस पर कुछ अपवाद भी है। तो अनन्य कब्जे का अधिकार पढ़िएगा तो ये अधिकार किस सेक्शन में दिया गया है, तो 79। अब तुरंत वह सेक्शन निकालते रहिए, मैं तो लिखवाऊंगा ही, लेकिन आपका भी कर्तव्य है कि जो सेक्शन मैं बता रहा हूँ तुरंत आपका कर्तव्य है कि वह सेक्शन क्या करिए, आप निकालिए और तुरंत 79 यानी कि आप देखिए कि 79 में क्या लिखा गया। देखिए, अनन्य कब्जे के लिए भूमि धारों के अधिकार,
तो संक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर को इस संहिता के उपबंधों के अधीन रहते हुए उस समस्त भूमि पर जिसका वह ऐसा भूमिधर है अनन्य कब्जे का अधिकार होगा। और एक और अधिकार दिया गया है कि वह उस जमीन का किसी भी प्रयोजन के लिए उपयोग करने का क्या रखता है, अधिकार। तो दो अधिकार मिले, एक अधिकार नहीं दिया गया है। संक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर को विधि द्वारा विहित सीमाओं के अधीन रहते हुए अपनी भूमि पर अनन्य कब्जे का और उसके किसी भी उद्देश्य के लिए भूमि का प्रयोग करने का क्या होगा, अधिकार। लेकिन ये जो अधिकार है वह आपका, मैं बता दूं, यह अधिकार विधिक सीमाओं के अधीन है। यानी कि इस अधिकार पर कुछ क्या लगाए गए हैं, प्रतिबंध। तो आपका जोत पर अनन्य कब्जे का अधिकार, उपभोग का अधिकार और इस पर प्रतिबंध। तो वही प्रतिबंध कौन कौन सा है, तो पहला आपका पट्टा है। यानी कि पहला जो है आपका पट्टा है, आपका कह सकते हैं कि पट्टा आपका है। तो 105 निकाल लीजिए, यानी कि आपका 105 पट्टे पर क्या प्रतिबंध है। अब सेक्शन वही आपका छांटना है ज़्यादा। 105 नहीं, कल बताया जाएगा। पट्टा नहीं, और भी अपवाद हैं इसमें, पट्टा सहित आपका कल इसको हम आगे बढ़ाएंगे भाई। जोत पर अनन्य कब्जे का अधिकार आपका, और आपका कल हम इसका अपवाद शुरू करेंगे। भिन्न भिन्न धाराओं में फैला हुआ है। एक जगह आपका अधिकार और प्रतिबंध नहीं है, आपका भिन्न भिन्न धाराओं में क्या है। तो हमारा कर्तव्य रहेगा कि उसको एक जगह हम एकत्र करवा दें। तो कल क्लास चलेगा भाई, थोड़ा क्या भी आ रही है।